चलिए, महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर देख लीजिए। एक महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज है जिसे आमतौर पर बजट से एक दिन पहले ही संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि निर्मला सीतारमण के अंडर में ही ये काम किया जाता है, जैसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और ये बजट के एक दिन पहले, बजट क्या है, अच्छा मैंने इकोनॉमिक सर्वे तो बता दिया, बजट क्या है। आगे 2022 से 23 के बीच में, 2022 से 23 यानी कि जैसे फरवरी 2022 से अगला फरवरी 2023 के बीच में सरकार के द्वारा जो मतलब देश की संचित निधि है, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो हम आप जैसे लोग उसमें पैसा जमा करते हैं टैक्सेशन के माध्यम से, उसमें सरकार मांगती है कि हमको ये इस योजना के लिए इतने पैसे चाहिए। तो आखिर ये जो बजट है महिलाओं के लिए, उसमें क्या कौन सी योजनाएं चल रही हैं, हमारा जो रेल है, परिवहन है, समझ रहे हैं, उसमें क्या योजनाएं चलेंगी, हमारा जो व्यापार है, ट्रेड है, उसमें क्या योजनाएं चलेंगी, आखिर सरकार कितना इसमें पैसा मांग रही है, विपक्ष पार्टी उसका विरोध करती है या कहती है कि देखो पिछले इकोनॉमिक सर्वे में आपने देखा यहाँ नहीं खर्च किए फिर भी आप मांग रहे हैं। तो ये सारी चीजें इस बजट में प्रस्तुत किया जाता है। जो बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है सरकार मतलब संसद के सामने, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। हिंदी में इसे आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत करने की परंपरा एक लंबे समय से चली आ रही है। इसे वर्ष 1950 से 51 में पेश किया जा रहा है, मतलब इस सबसे पहली बार इसे 50-51 में पेश किया गया था। 1964 तक इकोनॉमिक सर्वे को सेंट्रल बजट के साथ पेश किया जा सकता था, समझ रहे हैं, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण जो इकोनॉमिक सर्वे था उसे हम बजट के साथ 1964 तक उसी के साथ ही प्रस्तुत करते थे, लेकिन उसके बाद के वर्षों में इसे वित्त मंत्री द्वारा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाने लगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसकी जो कोर बातें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण है, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज यहां पर आपके सामने आ रहा है। महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज जिसे आमतौर पर बजट से एक दिन पहले संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, ये तो हमने बात कर ली है, ठीक है। यहां पर देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश किया। यह सर्वेक्षण केंद्रीय बजट 2022-23 प्रस्तुत किए जाने के एक दिन पहले आया, ठीक है। ये सारी बातें हमने कर लिया है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर हम बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के समग्र मार्गदर्शन में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग इकोनॉमिक डिवीजन द्वारा तैयार किया जाता है। कुल मिलाकर इसको प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को जाता है, सीईए को जाता है। लेकिन इस साल सर्वेक्षण के प्रमुख आर्थिक सलाहकार यानी कि ये जो सीईसी मतलब सीईए हैं, अभी हाल ही में इनको बनाया गया वी अनंत नागेश्वरन, यानी कि 2021 में जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे इनका पद खाली हो गया था। अभी हाल ही में, ये याद रखिएगा, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन अभी हाल ही में जस्ट अभी 2 से 3 दिन की पहले की घटना है, अभी इनको सीईए बनाया गया। यानी कि जब ये क्या नाम है इकोनॉमिक सर्वे आया तब ये थे नहीं, यानी कि इनके स्थान पर कौन दिया है, इनके स्थान पर इस जो इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया गया वो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर व अन्य अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया है। बहुत ध्यान से समझिएगा, इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है साथियों वो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा, जिसका क्या नाम है इसमें चलिए मेंशन नहीं है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, बस ये याद रखिए प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर, मुझे नाम याद आएगा मैं अभी बता दूंगा, मुझे एकदम नाम भूल रहा है, ठीक है। इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अभी हाल ही में डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को अभी सीईए बनाया गया, समझ रहे हैं। ये किसका पद लिए हैं, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, जो कि पहले थे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ये चले गए थे, इनके स्थान पर ये आए थे, लेकिन इसी दौरान इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत हुआ, वो थे नहीं, तो इसके स्थान पर प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर इस इकोनॉमिक सर्वे को प्रस्तुत किया है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब यहां पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है, यहां पर देख लीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण को पिछले कुछ वर्षों से 2 खंडों में प्रस्तुत किया जा रहा है, यानी कि 2 वॉल्यूम में प्रस्तुत किया गया है। इस बात ये ध्यान में रखिएगा, 2 वॉल्यूम में प्रस्तुत किया गया है। यह प्रथा अरविंद सुब्रमण्यम सीईए, जो अभी हाल ही में जो हटे हैं, सीईए के रूप में पदभार संभालने के बाद शुरू हुई। उनके उत्तराधिकारी केवी सुब्रमण्यम ने इसे जारी रखा, याद रखिएगा। यानी कि एक प्रकार से ये देखिए, जो क्या नाम है अरविंद सुब्रमण्यम जब सीईए बने थे तभी से ही ये 2 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई।
ये जो पहला वॉल्यूम है उसमें देश के सामने आने वाले आर्थिक चुनौतियों यानी कि आने वाले जो भी चैलेंजेस होंगे उसको उसमें शामिल किया जाता है, जबकि दूसरा जो वॉल्यूम होता है बीते वर्ष विश्लेषण शामिल होता है, यानी कि जो आगे आने वाली हमारे साथ चैलेंजेस हैं उनको किसमें प्रथम वॉल्यूम में रखा जाता है, फर्स्ट वॉल्यूम में रखा जाता है, जबकि दूसरे भाग में बीते वर्ष में विश्लेषण शामिल किया जाता है, पिछले भाग का एनालिसिस शामिल किया जाता है कि हमने कहां खर्च किया। समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि 2 वॉल्यूम में यहाँ पर विशेष इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 2 वॉल्यूम में इकोनॉमिक सर्वे आया है। ठीक है, ये कब से प्रथा चली आ रही है ये याद रखिएगा, अरविंद सुब्रमण्यम के समय से चली आ रही है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि बजट से एक दिन पहले ही प्रस्तुत किया जाता है, और इस बार किसने किया है, इस बार याद रखिएगा सीईए के द्वारा तो नहीं, किसने किया है, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात क्लियर। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, सरकार के लिए आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है, यानी कि ये मैंडेटरी कतई नहीं है कि सरकार हमको इकोनॉमिक सर्वे मतलब इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत करेगी। समझ रहे हैं? इसके पहले खंड में प्रस्तुत सिफारिशें सरकार द्वारा बाध्यकारी नहीं है, यानी कि मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर मैंडेटरी नहीं किया गया है कि सरकार के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया ही किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, लेकिन आमतौर पे परंपरा चली आ रही है इसलिए किया जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? यहां पर बात क्या की जाती है, यहां पर देखिए ये वाली लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे पिछले वित्तीय वर्ष में सभी क्षेत्रों यानी कि फाइनेंस ईयर की बात की जा रही, सभी क्षेत्रों यानी कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र, एग्रीकल्चर क्षेत्र, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और क्या नाम है प्राइसेस, एक्सपोर्ट आदि का विस्तृत एक डाटा है विश्लेषण प्रदान करके भारत के आर्थिक विकास की समीक्षा करता है। कुल मिलाकर ये जो सेक्टर दिए गए हैं, इन सेक्टर में पिछली बार कैसा पैसा खर्च हुआ, कहां पर अनिवार्य रूप से खर्च करना जरूरी था, कहां पर खर्च करना जरूरी नहीं था, वो सबका डाटा यहां पर प्रस्तुत किया जाता है। इसमें विशेष बात याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें क्या प्रमुख रहा, बहुत ही जो इंपॉर्टेंट रहा। यहाँ पर एक चीज से मैं यहाँ समझाना चाहूंगा जो कि यहाँ पर शायद मेरे ये चीजें आ गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए जीडीपी वृद्धि दर, जीडीपी वृद्धि दर जो कि 2021-22 का अनुमान लगाया गया, एक मतलब 2022 से 23 के बारे में जो अनुमान लगाया गया 8.0 टू 8.5 है। ठीक है, जबकि पिछला कितना था 9.2 था, यानी कि जीडीपी जो वृद्धि है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें कमी आएगी 9.2 से 8.0। राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डेफिसिट की बात की गई है, फिजिकल डेफिसिट यानी कि निर्यात हम कम करें और आयात ज्यादा करें। समझ रहे हैं कि नहीं? इसमें यह बात की गई है कि देखिए 2021-22 में 6.8 है, जबकि इससे पहले कितना था 9.2। मतलब राजकोषीय घाटा जो फिजिकल डेफिसिट थी, जिसमें फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या है, यानी कि आयात हम कम करें, सॉरी आयात ज्यादा करें लेकिन निर्यात कम करें। जैसे चाइना को हम सामान अगर बेचते हैं तो पता लगता यह है कि सामान हम आयात ज्यादा कराते हैं लेकिन एक्सपोर्ट कम करते हैं, इसी को ही हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। अगर बराबर हो तो घाटा नहीं होगा। यहां पर याद रखिए 2020-21 का ये बताया गया है 9.2 है, जबकि 21-22 में 8.8 है। समझ रहे हैं? यहां पर मुद्रा स्फीति की बात की गई है, आपको इकोनॉमिक में समझाया भी जाएगा। यहां एक प्रकार से महंगाई के बारे में बात की गई है। इसमें यह बताया गया है कि जो होल प्राइस इंडेक्स है ये सबसे ज्यादा होगा, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये कम होगा। यानी कि जो महंगाई दो प्रकार से होती है, एक तो होल प्राइस इंडेक्स में होती है और एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में होती है। तो याद रखिए WPI होल प्राइस इंडेक्स, यानी कि जैसे जिससे हम जिस दुकानदार से हम सामान खरीदते हैं वो भी कहीं से थोक में खरीदता है, तो जो थोक मूल्य सूचकांक है इसमें वृद्धि तो है, मतलब इसमें महंगाई ज्यादा है, लेकिन जब हम लोग खरीदने जाते हैं तो वो सस्ता पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि थोक में कोई चीज खरीदी जाएगी तो वो महंगी पड़ेगी, इसका सीधा सीधा मायने ये। ठीक है, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखने को मिल जाएगी सेवाओं के क्षेत्र में। तो देखिए जैसे कि पिछली बार यानी कि 2020-21 में -8.4 था,
यानी कि सेवा क्षेत्र में जो मूल्य वृद्धि की गई थी 8.4%, लेकिन इस बार कितनी है 8.2। ये प्लस में है, यहां माइनस में था यहां प्लस में है। वैसे ही औद्योगिक वृद्धि दर यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो साथियों 7.0 यानी कि 2020-21 में था, लेकिन 11.8 ये क्या रहा ये 21-22 में, यानी कि माइनस से प्लस इसमें भी जा रहे हैं, माइनस से प्लस इसमें भी जा रहे हैं। यानी कि ये याद रखिएगा सेवाओं के क्षेत्र में हम माइनस से प्लस में जा रहे हैं और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के समय भी हम माइनस से प्लस में जा रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं, ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशरीज के क्षेत्र में हम देखें तो 2020-21 की तुलना में हम बढ़े हैं, 3.9% का आंकड़ा आपको मिलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं। यहां पर यह भी देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें यानी कि फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, बिलियन डॉलर में यह बात की गई है 577 बिलियन। 577 पहले था, अब 633, मतलब 2020-21 में 633 है, यानी कि ये भी बढ़ा है। कुल मिलाकर फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है, आप देख रहे हो। ठीक है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशरीज के क्षेत्र में हम बढ़े हैं, फिशरीज के क्षेत्र में हम बढ़े हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो इसमें माइनस से प्लस में हुए हैं। सेवाएं यानी कि सर्विस सेक्टर की बात करें तो इसमें भी हम माइनस से प्लस में ही हुए हैं। यहां पर मुद्रास्फीति पर ध्यान देना, एक सीपीआई पर होता है, डब्ल्यूपीआई पर होता है, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा होल प्राइस इंडेक्स है। समझ रहे हैं, थोक और ये है फुटकर, ये ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो थोक का जो वैल्यू होगी वस्तुओं की वो ज्यादा होगी और जबकि ये क्या होगी इसमें कम होगी। समझ रहे हैं कि नहीं। राजकोषीय घाटा यानी कि साथियों फिस्कल डेफिसिट की बात यहां की गई है। फिस्कल डेफिसिट में 2020-21 में 9.2 था, लेकिन इस बार घट जाएगा 6.8, जो कि एक पॉजिटिव खबर है। समझ रहे हैं कि नहीं। जीडीपी जो ग्रोथ रेट है ये थोड़ा सा कम होगा। समझ में आया। ये थोड़ा सा ऐसे भी हो सकता है, इसका एक मतलब आप अगर जो भी सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं उसमें जीडीपी के बारे में थोड़ा अगर मूलभूत चीजें अगर आप जानते हो तो ये बात अनुमान लगा सकते हैं कैसे ये हो सकता है। तो उम्मीद है आपको ये बेहतर चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, यहां पर कुछ चीजें यहां पर जैसे कि यहां मैं आंकड़ों के रूप में यहां पर भी मैं दे दिया हूं। दूसरी चीज यहां पर आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में कुछ चीजें जो निकल कर मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैं दिखा रहा हूं आपको। यहां पर देखिए 71.61 लाख करोड़ सामाजिक सेवाओं पर खर्च होगा, यानी कि यहां पर सामाजिक सेवाओं यानी कि सिविल सर्वेंट के ऊपर, मतलब सामाजिक सेवाओं के रूप में यानी कि समाज कल्याण के काम किए जाएंगे। 71.61 लाख करोड़ रुपए किए गए हैं। 6.97 लाख करोड़ शिक्षा पर खर्च किए गए, ये याद रखिएगा। 4.72 करोड़ स्वास्थ्य पर खर्च किए गए। 2021-22 में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर खर्च बढ़ा है, याद रखिएगा 20-21 की तुलना में। तो ये क्या बता रहा है, ये पिछले की तुलना में बढ़ा हुआ रूप दिखा रहा है। यहां पर देख रहे हो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर, क्योंकि इस समय कोविड के कारण सबसे ज्यादा निराशा मिली है। तो ये मूलभूत चीजें थी जो कि मैंने यहां पर तो एक चार्ट के रूप में दे दिया है। और यहां पर अच्छा, यहां चुनौतियां हैं, चैलेंजेस क्या हैं, आगे से सीख क्या मिल रही है। यहां पर देखिए कुछ चीजें यहां पर दिख रही हैं जो कि उस इकोनॉमिक सर्वे में निकल के आया। जिस हिसाब से अगर हम रोजगार की बात करें, समझ रहे हैं, तो नौकरियों में अनिश्चितता, यानी कि इसमें कोई भी इसमें मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कोई डिटरमाइंड नहीं है कि नौकरियां मिलेंगी ही नहीं, मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। समझ रहे हैं कि नहीं। नौकरियों की अनिश्चितता मिली है। बताया जाता है जो फ्रंटियर मतलब वो हैं फार्मर हैं, उनकी उत्पादकता में सुधार करने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विकास के संतुलन की चुनौती है। ठीक है, संतुलन की बात यहाँ की ये यहाँ पर ये कहा गया है जैसे जो अमीर व्यक्ति है वो ज्यादा अमीर हो जा रहा है और गरीब व्यक्ति ज्यादा गरीब हो जा रहा है, यानी कि अमीर और गरीब के बीच में जो एक प्रकार से फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस की जो दिक्कतें हैं वो ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस इकोनॉमिक सर्वे में ये आपको मिल जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो उम्मीद है आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें थी यहां पर मैंने बहुत सारी चीजें समझा दिया है। यहां देखिए ब्रीफ केस से पेपरलेस बजट तक की कहानी यहां पर दिया ये गया है। 2018 तक वित्त मंत्री बजट दस्तावेज को ब्रीफ केस में लाते थे। याद रखिएगा बजट को मतलब 2018 तक जो वित्त मंत्री थे बजट दस्तावेज को ब्रीफ केस में लाते थे। 2019 में निर्मला सीतारमण इस प्रक्रिया को बदली और एक फाइल में बजट दस्तावेज लेकर आई। समझ रहे हैं कि नहीं। इस फाइल
पर राष्ट्रीय प्रतीक बना था। इसे बही खाता कहते थे। ठीक है, 2020 में निर्मला सीतारमण ने एक टैबलेट से बजट भाषण पढ़ा, यानी कि आने वाला समय जो होगा, हमें जहां तक लग रहा है इसे बजट ना कह के टैबलेट कहना सही है, क्योंकि पहले एक कागज के रूप में था, पेपर में आता था, फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारा डिजिटलाइज हो गया, और डिजिटलाइज होकर किस में आने लगा, एक टैबलेट के रूप में। यानी कि ये जो आप बैग देख रहे हो, इसमें निर्मला सीतारमण जी एक टैबलेट को रखी हैं जिसमें पूरी बजट की कहानी है, समझ लीजिए। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बुकेट से हुई है, जिसका अर्थ है चमड़े की थैली। समझ रहे, एक फ्रांसीसी शब्द है, पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में। साल भर के वित्तीय योजनाओं को चमड़े के ब्रीफकेस में लाने की परंपरा ब्रिटेन से शुरू हुई, इसलिए इसे बजट कहा जाने लगा। जवाहरलाल नेहरू से लेकर यशवंत सिन्हा ब्लैक ब्रीफकेस से बजट पेश करने पहुंचते थे। यानी कि याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू से लेकर यशवंत सिन्हा ब्लैक ब्रीफकेस में ये रहता था। प्रणब मुखर्जी ट्रेंड बदला और रेड ब्राउन ब्रीफकेस, ये देखिए रेड ब्राउन ब्रीफकेस में इसको लाना चालू हो गया जब से प्रणब मुखर्जी जी आए। ठीक है, ये कुछ खास बातें हैं जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। बजट में हुए अब तक के सबसे बड़े बदलाव यहां पर दिया है साथियों। 1955 तक बजट केवल अंग्रेजी में छपता था। 1956 से ये हिंदी में भी छपने लगा, ये याद रखिए, पूछा जा सकता है। 2016 तक फरवरी के आखिरी दिन पेश होता था, समझ रहे हैं। 2017 में बजट पेश करने का दिन 1 फरवरी किया गया, ये याद रखिए, जो 1 फरवरी को हो रहा है वो 2017 से आने लगा। 2016 तक रेल बजट अलग से पेश किया जाता था, जो कि रेल मंत्री के द्वारा, रेल मिनिस्ट्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों कि 2017 में क्या मूलभूत काम किया गया बजट के सिलसिले में, तो रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। 1999 से पहले तक आम बजट शाम 5 बजे पेश होता था। 1999 से यह सुबह 11 बजे पेश होने लगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस वित्त मंत्री ने पेश किया सबसे ज्यादा बार बजट? यहां पर मोरारजी देसाई, याद रखिएगा, 10 बार इन्होंने बजट पेश किया है। ठीक है, ये याद रखना। दूसरी चीज यहां पर साथियों एक चीज कही गई है, पहली बार महिला वित्त मंत्री ने बजट कौन सा पेश किया था? तो याद रखिए 1970 में इंदिरा गांधी, एक तो हमारी प्राइम मिनिस्टर के रूप में तो थी ही, इनके पास एक अतिरिक्त अधिभार था जो कि फाइनेंस मिनिस्टर का था। यानी कि ये फाइनेंस मिनिस्टर भी देश की थी और साथ में पीएम भी देश की थी। तो याद रखिएगा 1970 में इंदिरा गांधी ने पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया था।